छुट्टी खत्म हुआ तभी तो आए। एक दिन आप लोगों का क्लास नहीं हुआ है। असल में मैं घर दशहरे के बाद जाता हूँ, तो घर दशहरे के बाद जाता हूँ, तो दशहरे के बाद काम बहुत रहता है। हमारा घर जो सर का घर है उधर ही है। जो डायरेक्टर सर का घर कहाँ है तो वो नहीं बताए हैं आप लोग को। तो सभी लोग तो झारखंड के ही रहने वाले हैं, झारखंड के बाहर के भी आप लोग हैं। तो झारखंड से हम लोग भी हैं। हम लोग जब दिल्ली लखनऊ पढ़ाते थे तब वहां बोलते थे कि देखिए यहाँ झारखंड के व्यक्ति पढ़ाने आ रहा है। लखनऊ और दिल्ली आगरा में यूपी का टीचर नहीं है। तो यहाँ तो सब यहीं के हैं, कुछ टीचर जो है वो बिहार के हैं। तो ऐसे भी पहले जो है हम लोग क्या थे, दोनों बिहार झारखंड एक थे, भाई थे, ठीक है। फिर भाई में विच्छेद हो गया तो अब अलग हो चुके। तो बिहार अलग, झारखंड अलग। तो चलिए, पिछले क्लास में आप लोगों को क्या क्या बता दिया गया था, लंबा पीरियड हो चुका है, सर्वनाम विशेषण वगैरह भी हो चुका है ना? सर्वनाम के कितने भेद हैं जी? सब भुला गया, दशहरा में खा पी गए सब हैं? हाँ, सर्वनाम के 6 भेद हैं और विशेषण के 4। ठीक है, ठीक है। तो और संज्ञा के 5 भेद हैं। वैसे मूल रूप से 3 ही है, फिर उसमें से 2 आगे चल करके अलग हुए, तो अब संज्ञा के 5 भेद हो चुके हैं। अगर मूल रूप से पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 3 ही है, ठीक है। भाववाचक वगैरह जो है अलग से निकला हुआ है उसी। तो उतना आपको खैर डेप्थ में नहीं पढ़ना। और क्वेश्चन जीडी का हम देखते हैं 2015 का भी देख रहे, 18 19 का भी देख रहे थे, तो इधर से कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादातर वाक्य शुद्धिकरण वगैरह रहता है, विलोम रहता है, ठीक है? हाँ, वो सब ज्यादा रहते हैं, लेकिन इधर से समझिएगा तभी उधर हो भी पाएगा कमिंग। तो अब उसके बाद चूंकि टॉपिक भी सब कवर करना है और क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछा गया है, कई क्वेश्चन जो है, जैसे आपको सर्वनाम बता दिया गया है, तो आप जैसे क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मुझे, ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं, ठीक है। वो 6 भेद भी आपको याद नहीं होंगे कि हैं याद किसी को? निश्चय, अनिश्चय, संबंध, सर्वनाम और परिमाण, और पहला पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहला। और पुरुषवाचक सर्वनाम के आपको कितने भेद बताए गए थे? 3 भेद, ठीक है। और 3 भेद में कौन कौन है? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, ठीक है। तो उसमें से ही जैसे ये पूछा गया है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं? उत्तम पुरुष, ठीक है। हम, हमारा, हमारे, ये जो भी हैं, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, ये सब जितने हैं वह क्या है? उत्तम पुरुष में, ठीक है। जिसमें अपने बारे में या अपने आसपास के बारे में कहा जा रहा है। और जब हम मध्यम पुरुष में तुम का उपयोग करते हैं, तुम जिसमें लगा हुआ है, ठीक है, तुम्हारा, तुमको, ठीक है। तो ये सब जो है, तुझको, तेरे को, ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में क्या है? थर्ड पर्सन में, यानी उनको, ठीक है, उनका, ये सब जो प्रयोग होता है किसी के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। तो वो सब बताया गया है। तो इसमें मुझे क्या होगा? उत्तम पुरुष, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब उसमें सभी सर्वनामों को दिए हुए रहेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह,
यह ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें से अपने आप से भेद कर सकते हैं कि क्या कौन हो जाएगा, क्या कौन सा हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्या कौन वगैरह प्रश्नवाचक हो जाएगा, कुछ जो है वह क्या हो जाएगा अनिश्चय आ जाएगा, ठीक है, कौन ये किस में आ जाएगा, यह भी प्रश्न पूछा है प्रश्नवाचक में आ जाएगा, ठीक है, कोई कुछ रहता तो क्या होता, कोई वगैरह रहता तो कोई वगैरह निश्चय हो जाएगा, कोई वगैरह निश्चय हो जाएगा, और जो सो वगैरह रहेगा तो क्या हो जाएगा संबंध हो जाएगा, ठीक है, जो एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो आपको बताया गया है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है, तो जो आपको बताया गया उसको लगातार क्या कीजिए, रिवाइज करते जाइए, पढ़ते जाइए, बीच बीच में हम क्वेश्चन ऐसे कियाते रहेंगे, और आगे चल करके आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। कुछ टेस्ट हम डेली ऐसे ले रहे हैं जो पीछे पढ़ा दिए गए हैं, और कुछ टेस्ट आपको कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है, जो प्रश्न यूजीसी नेट वगैरह में भी बहुत ज्यादा, देखिए यूजीसी नेट जो पीजी लोग किए हुए हैं हिंदी से, ठीक है, वहां भी ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, सिंपल कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्न ज्यादा कठिन होते हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा आपको यहाँ सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जीडी का है परीक्षा, तो उसमें बहुत ज्यादा, ठीक है, अंदर जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें आप जान गए हैं तो आराम से पकड़ लेंगे क्वेश्चन। वैसे देखिए, जैसे अब इनमें से सर्वनाम के कितने प्रकार हैं ये भी पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं बताया गया, कितने हैं 6, ठीक है, 4 5 6 7 दिया गया है ऑप्शन। इनमें से अनिश्चय सर्वनाम कौन सा है, जैसे पूछा गया कौन, जो, कोई, वह अनिश्चय कैसे हो जाएगा, अनिश्चय कोई होगा, वह तो निश्चय होगा, यह वह अभी बताया गया, ठीक है, वह निश्चय में आ जाएगा, यह मेरा कलम है, वह उसका घर है, ठीक है, तो वह अगर जो है वह यह कम दूरी के लिए हो गया, वह ज्यादा दूरी के लिए उपयोग होता है, लेकिन वह किसी न किसी निश्चित चीजों को बता रहा है संबंध। तो ये सब है, जैसे निम्नलिखित में से कौन विशेषण है, चुनना है, भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं, विशेषण कौन है, भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं, अब तो हो ही गया, भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं, थोड़ा, अधिक, ये सब क्या बता रहा है, विशेषण, विशेषता बता रहा है, हाँ, थोड़ा मुझे ये सामान चाहिए थी, ठीक है, या यह सामान थोड़ा है, तो यह बता रहा है, जैसे कोई बहुत तेज चलता है, तो तेज यहां चलना क्या बता रहा है, चलना तो है ही, चलना क्या हो गया क्रिया, ठीक है, यहां विशेषता बता रहा है कि वह तेज चल रहा है, तो तेज जो है वह क्या हो जाएगा विशेषण, और विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं, विशेष्य, ठीक है, हाँ, तो यहां पर आपका ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण कौन सा है पूछा गया है, चौगुना, नया, तीन, कुछ, इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है, चौगुना, नया, तीन, कुछ, नया, ठीक है, और ये चौगुना वगैरह क्या हो जाएगा संख्यावाचक में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तीन ये भी संख्यावाचक हो गया, ठीक है, और ये कुछ ये क्या हो गया अनिश्चय हो जाए, ठीक है, तो ये आपका जो है ऐसी तरह से पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, मात्र, निपट, खर्च, चुपचाप, ये थोड़ा कठिन है, ये नेट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, 4 आपको दिए जा रहे हैं, उसमें विशेषण चुनना है, मात्र, निपट, खर्च, चुपचाप, हाँ निपट, निपट
निपट मतलब जो होता है, जैसे कहते हैं ना कि वो निपट मूर्ख है या निरा मूर्ख है, ठीक है। तो मूर्ख जो है वह तो आपका व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वह व्यक्ति मूर्ख है, लेकिन कैसा मूर्ख है, तो निपट मूर्ख है, निरा मूर्ख है, ठीक है। तो उसमें से आपको शब्दों का जब वाक्य प्रयोग करना सीखिएगा तब उसमें पता चलेगा कि कौन सा, और चुपचाप खर्च वगैरह तो होगा नहीं, दो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मात्र और निपट में, ठीक है। तो यहां निपट जो है वह विशेषण है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया। फिर खैर चलिए, तो उधर आपको विशेषण तक बता दिया गया। अब उसके बाद क्या आता है आपके सिलेबस में, क्रिया बताया गया है या नहीं, अकर्मक सकर्मक क्रिया वगैरह हो गया है ना, धातु, हाँ धातु, ठीक है। तो धातु जैसे मूल धातु है उससे धातु और यौगिक, समझ नहीं, उपसर्ग प्रत्यय तो आपको पढ़ना है, ये बताया जा रहा था कि उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, वो उसमें उदाहरण देकर बताया गया था कि सर ये सब चीजें भी पढ़ना है। लेकिन क्रिया में आपको जैसे बताया गया है कि काम करने या होने का बोध जिससे होता है उसको क्रिया कहते हैं, ठीक है। और क्रिया के अगर देखा जाए तो धातु जो रूप है, धातु किसे कहते हैं, क्रिया में ही धातु आता है, जो मूल शब्द है जिसमें ना वगैरह जोड़ करके हम क्या करते हैं, क्रिया रूप बना देते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, धातु, ठीक है। जैसे गा, तो गा एक क्या है, क्रिया है, गा, खा, पी, लेकिन उसी में जा, आ, अब आ से ही ना लगा दिए तो क्या हो गया, आना, वह भी क्रिया हो गया। जा में ना लगा दिए, जाना, ठीक है। खा में खा भी क्रिया है, ठीक है, उसी में ना लगा दिए, खाना, ठीक है। तो यहां धातु क्या हो गया, खा, गा, पी, ठीक है, जा, आ, ये सब क्या हो गया, धातु। और इसी में प्रत्यय लगा करके, जैसे ना वगैरह प्रत्यय लगा करके हम क्या बना देते हैं, क्रिया रूप, कई प्रकार के उससे क्रियाएं बन जाती हैं। अब इसी में क्रियाओं के भी एक होता है क्या, मूल क्रिया, और एक दूसरा क्या होता है, सहायक क्रिया, ठीक है। जैसे सहायक क्रिया में कई सारी चीजें आप देखते हैं कि वह खा रहा है, वह खा रहा है, तो यहां क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, वो कोई व्यक्ति खा रहा है, तो यहां खाना, वह कौन सा काम कर रहा है, खाने, करने या होने का बोध हो तो खाने का काम, और रहा है यह क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया। रहा है, रही हूं, ये सब जितने भी हैं, या है, हूं, हो वगैरह जो भी हैं, यह क्या है, क्रिया के सहायक रूप है। लेकिन मूल क्रिया क्या है, जिसे करने का बोध हो, आना, जाना, रहना, सोना, पीना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, ये सब किया जा रहा है किसी के द्वारा, समझ रहे हैं, जो आपके द्वारा किया जा रहा है। जैसे आप पढ़ना काम कर रहे हैं तो पढ़ने का काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, घूमने का काम कर रहे हैं, टहलने का काम कर रहे हैं, तो घूमना, टहलना, ये सब सारे क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो वो आपका हो चुका है, इसी को ऐसे पकड़ना है। और उसमें आपको बताया गया था कर्मक और सकर्मक क्रियाएं, ठीक है। तो जिस क्रिया का क्या होता है, फल कर्म पर पड़ता है, तो सकर्म हो गया, यानी सकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, जब हम प्रश्न करेंगे और जब प्रश्न का क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा, ठीक है। जैसे राम आम खाता है, अब राम केवल राम खाता है लिख दिया, तो क्या खा रहा है ये पता नहीं है, तो यहां खाना किस पर पड़ रहा है, डायरेक्ट राम के ऊपर, तो राम क्या है, संज्ञा। तो डायरेक्ट अगर संज्ञा या कर्ता, उसको अगर हम कहें दूसरे भाषा में, जो कर्ता भी आप नहीं पढ़े हैं, तो कर्ता के ऊपर पड़ता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे अकर्मक। अगर कर्ता के ऊपर डायरेक्ट क्रिया पड़ रहा है तो वह अकर्मक हो गया, कर्म के ऊपर नहीं पड़ रहा। और जब कर्म के ऊपर पड़ेगा, जैसे राम आम खाता है, एक है कि राम खाता है या आप खाते हैं, तो आप तो खाते हैं ही, लेकिन आप क्या खा रहे हैं, तो सुबह में आप ऑमलेट खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, तो यहां खाना का किस पर पड़ रहा है, रोटी, आप क्या खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो रोटी क्या हो गया, कर्म हो गया। और खाना का किसके ऊपर पड़ रहा है, भार। जब हम पूछते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, तो यहां जवाब मिल जाता है कि रोटी खा रहे हैं, तो रोटी के ऊपर उसका फल क्रिया का पड़ रहा है, तो वहां हम उसको क्या कहेंगे,
सकर्मक, जब उसमें कर्म हो। तो आप जब प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न का जवाब मिल जाएगा तो आप कहिए कि उसमें क्या लगा हुआ है, सकर्मक क्रिया। और जब नहीं मिलता है, कौन क्या प्रश्न करते हैं, तो आप कहिए कि वह क्या है, अकर्मक क्रिया है। बस इतना पहचानने का क्रिया विधि है। अरे समझ में? तो मिलनी क्रिया में यही है। अब अगर उसको अंदर में जाएंगे तो और भी चीजें हैं, लेकिन आपको उतना यहाँ जीडी में जो है पूछा नहीं जाएगा। वो सब किन के लिए है, नेट वगैरह जो विद्यार्थी पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का, ठीक है, जो पीजी ही हिंदी से किए हुए हैं उनके लिए है। आप इतना सिंपल समझ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं। कुछ क्वेश्चन तो आपको नेट का भी इसमें हम लेकर के आए, जो आपको दिखाया, तो उसमें भी कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना कर लीजिएगा तो आपका जीडी में प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पकड़ में आने की संभावना है। अब उसके बाद अगला क्या है, संधि। संधि और समास भी आपका लगा हुआ है ना? तो संधि आप कहां पढ़ते हैं, इतिहास वगैरह में पढ़ते हैं। तो संधि दो देशों के बीच में भी होता है, दो पड़ोसियों के बीच में भी संधि होता है, मारपीट के बाद फिर उनमें संधि मेल मिलाप होता है। तो यहां संधि क्या है, जब दो वर्ण या दो छोटे छोटे अलग अलग शब्द जो है, ठीक है, वो आपस मिलकर के एक बड़े पद का निर्माण करते हैं, बड़े शब्द का निर्माण करते हैं, जो एक सही अर्थ देता है। ये नहीं कि ऐसा बना दे शब्द जो अर्थ न देता हो, ठीक है। तो जब दो या जिस शब्द को हम क्या कर सकते हैं, उसका विच्छेद करें, उसको अलग हटाएं, तो दोनों अपने अपने अलग अलग अर्थों का बोध करा देते हैं। तो उसको हम कहते हैं संधि विच्छेद उस शब्द का। और जब दो ऐसे छोटे छोटे शब्दों को जोड़ देते हैं, ठीक है, जिसमें एक शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, ये दोनों मिलकर के और उसके जो क्रम है या वो जो वर्ण है उसमें क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आप उदाहरण से समझिएगा, देखिए, जैसे जगत प्लस ईश, ये क्या है, जगदीश, ठीक है। अब देखिए यहां द नहीं है कहीं, यहां त है, यहां ई है, लेकिन त में हलंत लगा हुआ है। यानी यहां पर यह त हलंत का मतलब क्या है कि यह व्यंजन वर्ण है, यह क्या है, व्यंजन है। और यहां पर दीर्घ ई है, ठीक है। अब स्वर में पढ़ते हैं, ऐसे शुरू में वर्ण नहीं बताया गया है, थोड़ा बहुत स्वयं भी पढ़ने का है। तो आप स्वर को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन, एक ह्रस्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर है, ठीक है, मूल रूप से दो भागों में। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिसे के उच्चारण में समय कम लगता है, ठीक है, जिस पर ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता है। जैसे अ, तो अ बोलिएगा और आ, तो दोनों में आप देखिएगा जोर किस पे ज्यादा लग रहा है, आ पर, ठीक है। तो आ हो गया दीर्घ और अ हो गया हर्स्व, हर्स्वर, ठीक है। तो अब जैसे आप जो 12 पढ़ते हैं अ, ठीक है, अंग और अंगा को छोड़ दीजिए तो 10 जो इधर स्वर हैं, ठीक है, 10 स्वर कौन कौन, आ हर्ष दीर्घ जो पढ़ते हैं, पढ़ते आए हैं बचपन से, यहां पढ़ाया जाता है हर्ष दीर्घ। तो उसमें 3 जो है वह क्या माना जाता है, हर्ष स्वर। 3 कौन कौन, याद रखिएगा, बाद बाकी सब किस में आ जाएगा, आ को छोड़ दीजिए, फिर ई, और फिर दीर्घ को छोड़ दीजिए, फिर उ। ये 3 जो है वो आपके किस में आ गए, हर्ष में, ठीक है। इसके बाद जितने भी हैं, जैसे आ, दीर्घई, दीर्घऊ, फिर ए, ओ और औ, ये जो है किस में हो गए, दीर्घ में, ठीक है। ये तीनों केवल क्या है, ह्रस्व हैं, ठीक है, और ये दीर्घ स्वर है, याद रखिएगा। क्योंकि इसी पर आगे संधि पूरा बनेगा, ठीक है। बीएड वगैरह के एग्जाम में जैसे स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं, ठीक है, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। कौन कौन, दीर्घ, गुण, वृद्धि
ठीक है। यण और अयादि, ये 5 स्वर संधियां हैं। तो ये पांचों स्वर संधि में आएगा कि किससे क्या होता है। जब हर्ष हर्ष के साथ या हर्ष दीर्घ के साथ मिलकर के दीर्घ संधि बना देता है, तो उतना में नहीं जाएंगे। क्या आप लोग को उतना समझ में आ जाए? ठीक है, एक ये 5 संधियां नहीं, केवल डायरेक्ट संधि बता दीजिए। ठीक है, इसका विच्छेद उतना। तो देखिए अब यहां पर क्या है कि जगदीश है, अब यहां व्यंजन ये लगा हुआ है, क्योंकि त में हलंत दिया हुआ है, इसका मतलब कि त में अ नहीं है। अगर हलंत नहीं रहेगा, जैसे क लिखे हुए हैं, तो क यहां 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, क प्लस अ, याद रखिएगा 2 वर्ण इसमें मिले हुए हैं क में। आप ऐसे भी क उच्चारण करते हैं तो अ साथ में आता है, ख। ठीक है, तो यहां क हलंत लगता है, आधा जो है इसको व्यंजन को दिखाने के लिए आपका हलंत है, तो इसका मतलब ये क्या है, व्यंजन है, इसमें स्वर अलग है। तो यहां पर त में क्या है, व्यंजन है, ये स्वर नहीं है। त और यहां दीर्घ ई, यानी एक स्वर, दोनों मिलकर के क्या बन गए, ये देख रहे हैं, त और ई मिलकर के नया अक्षर बना दिया गया, क्या, दी, द बन गया। ठीक है, ई दीर्घी है तो दीर्घी हो गया, लेकिन त और यहां ई मिलकर के द बदल गया। जैसे उसी तरह से एक और आप उदाहरण देख सकते हैं, वागीश शब्द को हम लेंगे, वागीश, इसका विच्छेद क्या होता है, क्या, वाक जोड़ ईस। इस मतलब क्या, ईश्वर। वाक मतलब क्या, बोलने वाला। ठीक है, वक्ता जिसको कहते हैं आप, वाक। तो यहां वाक जोड़ ईस क्या है, वागीश। तो यहां क के साथ दीर्घ लग रहा है, तो यहां इसका कौन सा अक्षर बन जा रहा है, ग, यानी क में जैसे पहला है और यहां पर दीर्घ ई लग रहा है, तो प्लस दीर्घ ई मिलकर के यहां, ठीक है, ये ग में बदल जा रहा है, तो तीसरा अक्षर। उसी तरह से आपने इसमें जगदीश में क्या देखा, हाँ, जगदीश, तो यहां, सॉरी, हाँ ठीक है, जगत जोड़ इस। तो यहां देखिए त है, और त का ही तीसरा कौन है, जब त का पढ़िएगा तो त थ के बाद क्या आता है, द। ठीक है, तो हमेशा यह जो पहला है वह किस में बदल जाएगा, तीसरा में, याद रखिएगा। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है। यहां पर ये क्या है, क है, ठीक है, जैसे वाक जोड़ इस दिया रहेगा, तो यहां पर जब हलंत है तो आप याद रखिएगा कि यह यही चीज वाकिस नहीं बनेगा, वहां पर दिया भी रहेगा। यहां पर आपका व्यंजन है, और व्यंजन में पहला क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग का पहला है, ठीक है, जो यहां व्यंजन, उसका अगर दीर्घ ई के साथ लगा हुआ है तो वह इसी वर्ण का तीसरा अक्षर बदलेगा। जैसे क है तो किस में बदलेगा, ग में। ट है तो किस में बदलेगा, द में। अगर ट है तो किस में बदलेगा, ट है तो किस में बदलेगा, ड में। ठीक है, और त है तो किस में बदलेगा, ब में। ठीक है, और च है तो किस में बदलेगा, ज में। ठीक है, अगर इस तरह का कोई भी होगा तो यह पहला, और यहां दीर्घ ई लगा हुआ है तो हमेशा यह उसी वर्ण का, जो ये लास्ट वाला है, इसके तीसरे अक्षर बदल जाता है। यह नियम है, और इन्हीं नियमों के आधार पर संधि के कितने भेद किए गए हैं, 5 भेद। हाँ, ठीक है, दीर्घ संधि, ठीक है, स्वर संधि के ही 5 भेद हैं। ऐसे संधि के पहले मुख्य रूप से हम कितने भेद करते हैं, 3 भेद। कौन कौन, पहले स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। जिसमें विसर्ग लगा हुआ है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों तरफ स्वर लगे हुए, तो यह कौन सा संधि हो गया, इसको अगर हम पूछा जाए तो कौन संधि होगा, यह व्यंजन संधि होगा। ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लग रहा है, क है, और क में हलंत है, यानी यह व्यंजन है।
और ये व्यंजन और शुरुआत में ये स्वर, यही दोनों बदलते हैं, ये वाला और ये वाला नहीं बदलेगा, यह अक्षर और यह अक्षर, ठीक है, यही अक्षरों में परिवर्तन होता है। जैसे महात्मा, इसका क्या होगा? महाजोड़ आत्मा, महाजोड़ आत्मा, महात्मा हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें लास्ट में कौन सा अक्षर है? आ है, ठीक है, तो यहां आ और जोड़, यहां पर कौन है? आ, दोनों मिला के क्या बना? आ ही बना। अब ये यहां पर भी क्या है? आ क्या भी बताया गया था, आ कौन सा है? दीर्घ, और यहां पर ये कौन है? दीर्घ, तो दीर्घ और दीर्घ मिला के क्या बना रहे हैं? दीर्घ ही बना रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पर, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि अंतिम में स्वर है और शुरुआत में स्वर है, तो ये दोनों क्या हो गए? स्वर संधि। लेकिन इसी में हमेशा परिवर्तन होते जाएगा, और इसी के कारण आगे देखेंगे कि इसके 5 भेद कर दिए गए हैं। तो पहले तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। जैसे निह जोड़ चय, क्या होता है? निश्चय, निह जोड़ चय बराबर क्या होगा? निश्चय। अब देखिए यहां पर क्या है? विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर ये क्या है? व्यंजन है। तो यहां पर जो अंतिम विसर्ग लगा हुआ है, तो ऐसे संधियों को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। तो शुरुआत में संधि के 3 भेद, ठीक है, जो शब्द है उसका हम जब विच्छेद करते हैं और उससे 2 अलग अलग जो है यहां शब्द निकल के आते हैं, तो इसमें से हमको देखना है कि किसमें कौन सा लग रहा है, तो उसके आधार पर हम पहचान लेंगे कि कौन व्यंजन संधि है, कौन स्वर संधि है और कौन विसर्ग संधि है, ठीक है। तो पहले तो आपके स्वर के कितने भेद हो गए? याद हुआ? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम ये तोड़ते हैं इसमें दोनों जगह स्वर होना चाहिए, तो ये स्वर संधि कहलाएगा, ठीक है। इसमें अगर यहां पर पहले वाक्य में क्या आ गया? व्यंजन, और दूसरे वाक्य में स्वर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि। यहां पर ही केवल आपको रखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर अगर स्वर आ रहा है तो स्वर संधि, यहां पर व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन संधि, यहां पर विसर्ग आ रहा है तो क्या होगा? विसर्ग संधि। पहचानने के ही तरीके हैं, है? अभी हम लिखवा दे रहे हैं, लिखवाना तो जरूरी है ही, पहले समझा देना जरूरी है, इसके बाद अभी लिखवा देते हैं, और फिर इस पर आपसे कई तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब फिर स्वर संधि के कितने भेद आपको बताए गए? 5 भेद। तो ये 5 भेद स्वरों स्वरों के बीच से ही उठ करके आते हैं, क्योंकि वहां स्वर स्वर में क्या हो जाता है, जैसे आप यहां देख रहे हैं, ठीक है, क्या हो गया? जैसे, ठीक है, मान के चलिए कि क्या है? विद्यालय, तो विद्यालय का क्या होता है? विद्या जोड़ालय। तो यहां भी आ है और आ है, दोनों मिलकर के क्या बन गया है? विद्यालय। यहां भी आ ही है, ठीक है, तो आ जोड़ आ मिलकर के आ ही बन रहा है, और अ जोड़ आ मिलकर के भी क्या बनेंगे? आ बनेंगे, और अ जोड़ अ मिलकर के भी क्या बनेंगे? आ बनेंगे, तो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो ऐसे कर करके जो है स्वर संधि के भी भेद कर दिए गए हैं। आ रहा समझ में? है? थोड़ा पार हो जा रहा है। अच्छा, तो पहले एक एक करके आप लिखिए, पहले एक ये उदाहरण जो दिए हैं, पहले स्वर संधि व्यंजन संधि लिख लीजिए, उसके बाद ये 5 का हम बता रहे हैं कैसे ये होता है? नहीं, ये सब तो हम लोग ऐसे ही याद रहता है, इतना दिन से जो है पढ़ा जा रहा है, तो इसमें कोई तैयारी करके आने जरूरत, उसमें दिक्कत होगा तो नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप याद रखिए, वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन बीएड वगैरह के एंट्रेंस में वो पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, उतना डीपली नहीं पूछेगा, तो इसलिए हम जो है उतना डीपली 3 चीजें केवल याद रखिए। संधि में तो संधि विच्छेद ऐसे भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये केवल यहां पर संधि विच्छेद में केवल संधि पूछा जाएगा, किसमें? इसका कौन सा सही संधि विच्छेद है,
हाँ, लेकिन इसमें लोग गलती कर देता है। जैसे ये कुछ उदाहरण है ना, ये वाला, जैसे क का गम बदल जाएगा, त का दम बदल जाएगा, च का जम बदल जाएगा, ये यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जिसका ये अंतिम वर्ण होगा उसी का वो तीसरे में बदलेगा, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपने आप ये हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत ये नहीं है। और ये करते करते अभ्यास करने का चीज है, ज्यादातर यह किस पर डिपेंड है, अभ्यास पर। तो चलिए लिखिए संधि। लिखिए दो समीपवर्ती वर्णों ये समीप वाले हैं ना दोनों, आसपास, या आसपास वाले वर्ण लिख सकते हैं, लेकिन वैसे सही नहीं रहेगा। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है, वह संधि कहलाता है। संधि में आगे लिखिए, संधि में पहले शब्द के, हाँ उसी में आगे लिखिए, संधि में पूर्ण विराम दे करके, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आरंभिक वर्ण, दूसरे शब्द के आरंभिक या आदि वर्ण, दूसरे शब्द के आरंभिक या आदि वर्ण का मेल होता है, मेल होता है, मिक वर्ण का मेल होता है। जैसे अब यहां पर आप ये उदाहरण जो दिए गए हैं पहले भी, वो आप यहां, इसमें तो नहीं है, इसी में है, ये उदाहरण सकते हैं महात्मा, ये ठीक है, ये निश्चय, विद्यालय, जैसे में, हाँ। अब इसमें क्या है, यहां पर ये वाला, यहां पर लिखिएगा, ये जो यहां लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे कीजिएगा, क जोड़ ई, यहां पहला जो है शब्द का अंतिम वर्ण क है, और यहां दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है ई है, तो यह ठीक है, क जोड़ ई, यहां पर लिखिएगा ये बना। हाँ, ये दोनों व्यंजन का उदाहरण है, ये स्वर का उदाहरण है। आप इसको ऐसे करके यहां लिख सकते हैं, यह व्यंजन संधि
का उदाहरण है व्यंजन संधि। यह जो है आपका ये वाला और ये वाला, ये दोनों स्वर संधि के उदाहरण है। और यह जो है आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। स्वर संधि दोनों को एक साथ लिखिएगा, ये जैसे लिखा हुआ ऐसे मत लिखिएगा। स्वर संधि को एक जगह कीजिए और नीचे फिर विसर्ग संधि का उदाहरण। जगत जोड़ इस, तो जोड़ ई, दी हो गया, दीर्घ ई है। ठीक है, लिख लिए। अब आपको संधि के भेद लिखना है। तो संधि के 3 भेद हैं, बता दिया गया। याद तो रहेगा ही कि नहीं रहेगा? तो संधि के भेद कैसे करेंगे? तो पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण के आधार पर ही हम संधि का भेद करते हैं। ठीक है, तो खाली वो लाइन लिख लीजिए और 3 लिख लीजिए, बस उदाहरण उसमें देना नहीं है, वो चीज आप लिख लीजिए। एक लाइन लिखिए संधि के भेद में, संधि के भेद, ताकि समझने में आसानी रहेगा। संधि के भेद में लिखिए संधि के पहले वर्ण के संधि के पहले वर्ण के आधार पर, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए गए हैं। ठीक है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो तीनों के उदाहरण आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं किसमें? स्वर संधि में। तो स्वर संधि में आपको क्या बताया गया? अब आपको इतना बता दिया गया तो पता है कि स्वर संधि में क्या होगा। पहले शब्द का, ठीक है, जो वर्ण होगा और दूसरे शब्द का जो वर्ण होगा। पहले शब्द का कौन वर्ण? अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का आरंभिक वर्ण। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए? स्वर। समझ में आ रहा है? नहीं, अभी आपको उदाहरण क्या दिया गया? जैसे आप कहते हैं किसको, इंद्रेश, इसका क्या होगा संधि विच्छेद? इंद्र जोड़ इस। ठीक है, इंद्र का इस जो है वह क्या कहलाएगा? इंद्रेश। ठीक है, इंद्रा जोड़ इस। तो यह आपका, यहां पर आप देख रहे हैं कि अंतिम में क्या है?
आ है, ठीक है, और शुरुआत में भी क्या है, यहां पर क्या है, ये है, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, है। तो यहां पर दोनों में क्या लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है, आ जोड़ी। अभी कई सारे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे विद्यालय, आपने कहा विद्यालय देखे, अभी महात्मा देखे, कई सारे देखे ना, हिमालय देखे, हिमालय, तो ये क्या है, अब यहां पर हिम जोड़ आलय, अब हिम जोड़ आलय में यहां पर क्या है, अ है, अ है, और यहां पर क्या है, आ है, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, आ बना। तो इसमें जो अंतिम में जहां पर भी आ रहा है अ या आ, हर्षी कुछ भी आ जाए, तो अंतिम में जहां पर स्वर आ रहा है, इसी में केवल ध्यान रखना है, इसका नहीं ध्यान रखना है। यहां पर अगर इसमें अंतिम जो वर्ण है, इसमें अगर स्वर लगा हुआ है, तो यह क्या होगा, स्वर वर्ण होगा, ठीक है। अब यही अंतिम में, चूंकि अंतिम में आपको बताया गया कि स्वर कितने हैं, स्वर कितने आपको दिखाया गया, 10 है ना, वो तो ह्रस्व और दीर्घ न दिखाया गया, पहले तो स्वर के, ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ में अंतर बताया गया। पूरा जब आपको स्वर पूछा जाएगा, तो ऐसे स्वर आप 12 पढ़ते हैं, आ हर्षई दीर्घई जो भी पढ़ते हैं, वो कहां तक, अंग अ तक पढ़ते हैं। यहां पर आपको हर्ष बताया गया कि 3 है, और दीर्घ जो है उसमें बाद बाकी जो है वो किसमें है, दीर्घ में है, सिंपल रूप में। ऐसे उससे ज्यादा नहीं जाना है ना, तो और भी है, लेकिन उधर की ओर नहीं जाना है, केवल इतना सिंपल में समझना है। अब इसी में जैसे यहां पर आप जो देख रहे हैं कि अलग अलग, यहां पर आ ई हो गया, यहां पर आ हो गया, और यहां विद्यालय में क्या हो गया, तो आ जोड़ आ, यहां अ जोड़ आ, यहां आ जोड़ दीर्घई। अब यही जो दोनों में स्वर स्वर ही भी संधि हो रहा है, लेकिन यह स्वर संधि जो है, अब इसमें देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। तो यह जो कुछ अलग अलग वर्ण मिल रहे हैं स्वर में, इन्हीं के आधार पर स्वर के भी भेद कर दिए गए हैं, ठीक है। इसी के आधार पर स्वर ही है सब, लेकिन स्वर में ये जो मिल मिल करके दो स्वर, और इसमें जो बहुत सारे परिवर्तन आ जा रहे हैं, ठीक है, अ जोड़ आ मिलकर के भी आ हो गया, आ जोड़ आ मिलकर के भी आ हो गया, ठीक है। तो इसके आधार पर इसको क्या किया गया है, 5 भेद कर दिया गया है। अब दीर्घ संधि शुरुआत वाला है जो है, क्यों कहा गया दीर्घ, क्योंकि इसमें हर्षव ह्रस्व के साथ मिलकर भी दीर्घ बनाएगा, और हर्षव किसके साथ, दीर्घ के साथ मिलकर के भी क्या बनाएगा, दीर्घ बनाएगा। जैसे हर्ष यहां, तो खैर किसके साथ, दीर्घ के साथ मिल रहा है, तब ये दीर्घ बन रहा है। यहां पर देख रहे हैं कि दीर्घ और दीर्घ मिलकर के भी क्या बना रहा है, दीर्घ ही बना रहा है, ठीक है। और हर्ष और हर्ष मिलकर के भी दीर्घ ही बनाते हैं, तो पहला संधि कहलाया दीर्घ संधि, तो उसके बेसिस पर इसको बांटा गया है? तो पहले तो 5 प्रकार बताएंगे, तब ना उदाहरण बताएंगे, तो उदाहरण तो यहां एक बताया, तो पहले 5, तो 5 प्रकार आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, सो बताइए, 5 प्रकार पढ़ लेना है। तो चलिए, तो स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि तो आप समझ ही गए हैं, लिखिए स्वर संधि में, हाँ स्वर संधि लिखिए, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे हाँ होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य जोड़
अस्त। हाँ, तो ये क्या बनेगा? सूर्यास्त। तो ये तो आपका स्वर संधि के ऐसे जितने उदाहरण इधर भी दिए गए हैं सब स्वर संधि के हैं। तो ये तो स्वर संधि के उदाहरण हो गए। अब इस स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद। ठीक है, आगे लिखिए। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और अयादि संधि। यण, अयादि संधि, ये 5 संधियां स्वर के। अयादि संधि, जिसमें अय औ वगैरह से लग करके बनता है उसको अयादि कहा गया है। ये भी आप देखिएगा उदाहरण में। तो ये 5 आपके संधियां हो गई। तो दीर्घ संधि में जो अभी सब उदाहरण दिए गए हैं ज्यादातर किसके हैं? दीर्घ के हैं। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो पहला वाले में हर्ष रहे या दीर्घ रहे, और दूसरे वाले में जो शुरुआत वाला है वो क्या रहेगा? दीर्घ रहेगा। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? दीर्घ। यानी हमेशा वो दीर्घ में परिवर्तन होगा, अ नहीं रहेगा। वो हमेशा अ जोड़ अ मिलकर क्या बना देगा? आ बना देगा। या अ जोड़ आ मिलकर क्या बना देगा? आ बना देगा। तो ऐसे किसी भी संधि को हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। और ह्रस्व और दीर्घ ये पहले आपको तो जो लिखवाए थे ह्रस्व और दीर्घ वो लिख लिए कि नहीं? तो आप ह्रस्व और दीर्घ करते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ह्रस्व कौन है और दीर्घ कौन है। ह्रस्व में तीन तीन ही लिखना है। कौन कौन? अ, फिर आ छोड़ देना है, फिर हर्ष ई और हर्ष उ जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो याद रखना है, ध्यान रखना है। एक को छोड़ करके हर्ष जो स्वर है उसमें 3 ही मात्रा आते हैं, अ, ई और उ। बाद बाकी जितने हैं वो दीर्घ स्वर में है। चलिए, तो पहला आप देखिए क्या? दीर्घ संधि। अब ये दीर्घ से ही आपको पता लगा लेना है कि दीर्घ संधि में क्या होगा? हमेशा दीर्घ में बदलेगा। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ मिलकर के किस में बदलेंगे? हाँ, दीर्घ में बदलेंगे। तो अब यहां पर आप इसका पहले लिखिए क्या परिभाषा होता है दीर्घ संधि का। लिखिए, हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ के पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ
हर्ष या दीर्घ? हर्ष या दीर्घ? हर्ष कौन? अ, ई और उ। स्वर आए तो दोनों को मिलाकर के दीर्घ हो जाते हैं। तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाते हैं। दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ कौन होगा? तो अ की जगह क्या हो जाएगा? आ। ई की जगह क्या हो जाएगा? ई। दीर्घई और ये दीर्घऊ। अब इसमें एक एक करके उदाहरण देख लीजिए। जैसे किसका किसका? हर्ष और हर्ष का। हर्ष और दीर्घ का, या पहले कौन आएगा? दीर्घ आया, उसके बाद हर्ष आया, तो उससे भी क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। ठीक है। तो इसमें एक एक उदाहरण करके, तो पहले तो आप किसका? अ और अ का उदाहरण देखिए। जैसे अ प्लस अ बराबर क्या होगा? आ। हर्ष और हर्ष मिलकर के भी दीर्घ बनेंगे, या हर्ष और दीर्घ मिलकर के भी दीर्घ बनेंगे। ठीक है। तो पहले हम अ और अ का उदाहरण देखते हैं। तो आप ऐसे लिखिए, अ प्लस अ। उदाहरण में अ प्लस अ का उदाहरण। देखिए जैसे धर्मार्थ, इसका क्या होगा संधि विच्छेद? हाँ, तो धर्म जोड़ अर्थ, धर्मार्थ। तो यहां भी धर्म में अ है और यहां भी अ है। तो ये दोनों अ मिलकर के यहां क्या बन गया? आप बना ना, देख रहे हैं? तो वहां पहले ही आप अ का उदाहरण दिए हुए हैं कि अ जोड़ अ मिलकर के यहां क्या बना रहा है? आ बना रहा है। देख रहे हैं ना, यहां पर कोई आ नहीं है, यहां पर भी अ है और यहां पर भी अ है। या जैसे देवार्चन, यानी देवों की अर्चना, पूजा। तो देवार्चन का क्या होगा? हाँ, देव जोड़ अर्चन। तो यहां भी अ है और यहां भी अ है, यहां मिलकर के क्या बना दिया? आ बना दिया। तो हर्ष हर्ष मिलकर के भी दीर्घ बना दे रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, ये हर्ष हर्ष मिलकर के दीर्घ बनाए। अब हर्ष जोड़ दीर्घ, तो अ जोड़ आ का उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण दीजिए, अ जोड़ आ का। यानी पहले वाले में आ आना चाहिए, दूसरे वाले में आ आना चाहिए। तो जैसे अभी उदाहरण किसका दिया गया था? हिमालय। हिमालय में क्या बताया गया? हिम जोड़ा आलय, अ जोड़ा। या देवालय, देवालय का क्या होगा? देव जोड़ आलय। तो यहां पर क्या हो गया? अ और यहां पर आ। देख रहे हैं, दोनों मिलाकर क्या बन गया? आ। यानी हर्ष और दीर्घ मिलकर के भी क्या बना रहे हैं? दीर्घ। हर्ष हर्ष मिलकर के भी दीर्घ बना रहे हैं, हर्ष और दीर्घ मिलकर के भी दीर्घ बना रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण क्या है? तीसरा उदाहरण आ जोड़ अ का कीजिए। आ जोड़ अ, आ जोड़ अ, ये क्या हो गया?
दीर्घ है और ये हो गया हर्ष। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? दीर्घ बनाएंगे। जैसे दीर्घ में क्या बनेगा? आ। अब इसका उदाहरण क्या है? जैसे क्या होगा? परीक्षा जो अर्थी है ना। तो अब यहां देखिए, यहां आ हो गया, यहां आ हो गया, तो आ और अ मिलकर के भी क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं। तो यहां दीर्घ और हर्ष मिलकर के भी दीर्घ बना रहे हैं, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहा गया है। आ रहा समझ में है कि ह्रस्व या दीर्घ या ह्रस्व मिलकर के भी क्या बनाएंगे? दीर्घ ही बनाएंगे, ह्रस्व नहीं बनाएंगे, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहा गया है। परीक्षार्थी। दूसरा इसका उदाहरण क्या है? दिशांतर। अगर इसका दूसरा उदाहरण देखने जाएगा तो दिशांतर क्या होगा? दिशा जोड़ अंतर। ठीक है, तो यहां भी आ और प्लस, ठीक है, आ। चलिए, अब इसके बाद दूसरा है आ जोड़ आ बराबर भी आ, उसके भी बताया गया। जैसे विद्यालय, तो विद्या जोड़ालय, तो उसमें भी आ। अगला उदाहरण क्या है? आ प्लस आ, तो इसमें क्या हो गया? हाँ, ये आ ही होगा, यानी दीर्घ ये है और ये भी दीर्घ है, ये मिलकर के भी दीर्घ बना रहा है। इसका उदाहरण में क्या होगा? विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, तो आ जोड़ आ। ठीक है, अब इसके अलावा अगला आपका उदाहरण है ई जोड़ ई। अभी तो अ देखे, आ देखे, आ देखे, अब क्या है? ई जोड़ ई। दोनों ह्रस्व हैं, दोनों ह्रस्व मिलकर भी क्या बनाएंगे? दीर्घ। तो दीर्घ में क्या बनेगा? ये। अच्छा, तो ये आप दीर्घ, इसका उदाहरण लिख लीजिए। दीर्घ में इसमें क्या लिखिएगा? तो लिखिए कविंद्र, मुनिंद्र, हाँ सॉरी, यहां ना एक ही होगा। इसमें क्या होगा? कवि जोड़ इंद्र, मुनि जोड़ इंद्र। तो देख रहे हैं यहां भी ई है, हर्षकार है, और यहां भी ई है, तो ये ई मिलकर क्या बना दिया? यहां दीर्घ। ये देख रहे हैं, है ना, यहां दीर्घ है ना। दीर्घ का मतलब है इधर से जाएगा, हर्ष का मतलब है ये पीछे से जाएगा। तो जब हम कवि लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और जब कविंद्र लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। इससे आपको शब्द भी देखते चलना है कि कैसे वहां सही शब्दों का चुनाव भी देता है करने के लिए कि सही शब्द कौन है। ठीक है, अब यही कविंद्र में कविंद्र ऐसे भी लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया। ठीक है, तो आप उसमें सही शब्दों का चुनाव करना है, कौन सही शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, जो ऊ जोड़ ऊ मिलकर के दुर्घऊ बना देंगे। तो आगे देखेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में स्वर संधि वगैरह और जितने भी इंपॉर्टेंट संधियां हैं और जो पूछे गए हैं वो सब आपको
हो जाएगा। ठीक है, यहां तो समझ में आया। चलिए, उसके बाद आपका अगला क्लास है 13 हो चुका है।